अच्छा चलो, तो ये घटना तो यही होगी आप लोगों ने। कौन सी घटना? मतलब कि जब आप किसी पेंसिल या छड़ को पानी में डुबोए तो डुबोने के बाद वो टेढ़ी नजर आती है, आती है नहीं आती? तो वो किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और कोई दूसरी घटना? जैसे रात में तारे देखे होंगे आप लोगों ने, देखे नहीं देखे? कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। काय के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि यहाँ से तारों के बीच जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यम उपस्थित होता है, कहीं पर सघन और कहीं पर विरल, और वो वही माध्यम परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण वो प्रकाश का अपवर्तन भी परिवर्तित होता रहता है। वो तारे जो है आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इतने ही लिख लेंगे बकाया चीजों को। चलो तो पहला पॉइंट डालकर लिख लो अच्छे, उसमें फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, पानी में डूबी हुई छड़ का, पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना या मुड़ा हुआ दिखाई देना। हो गया? और कल जो आपने पढ़ा कि पानी में डूबी हुई वस्तु का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, ये भी घटना काय पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन। तो एक पॉइंट और लिख लो, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। अगला पॉइंट डालकर लिखूं, पानी में डूबी हुई वस्तु, पानी में डूबी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से अपेक्षाकृत ऊपर दिखाई देना। गहराई से, सॉरी नहीं ऐसा नहीं, क्या बोला? अपेक्षाकृत ऊपर दिखाई देना। ठीक है, मान चलो इसमें कोई एक ये इसकी तली है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और आप जानते ही रहे, मान चलो इसमें यहाँ तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो ये तो चर्चा हम पे कल ही कर चुके थे, क्या कि जो वस्तु जो है वो ऊपर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मान चलो यहाँ से कोई इस वस्तु को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर होता है क्या, खींच लेते हैं यहाँ पर क्या लंब, यही होते नहीं, यहाँ से आती है इस पर प्रकाश की किरण, यहाँ पर आपतित होती है और यहाँ से चलती है इस टाइप से, है ना। और प्रकाश की किरण को जाना इधर से चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण ऐसी ना जाकर क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। कहाँ से दूर हट जाती है? अविलंब से दूर हट जाती है और इस टाइप से जाती है। समझ में आ रही बात? तो ये जब ऐसी हट जाती है तो ये वस्तु हमें, ये जो यहाँ वस्तु है वो यहाँ प्रतीत होती है, इसलिए वस्तु कैसी दिखाई देती है? पृथ्वी तल से ऊपर।
बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई पेंसिल, चलो इसी स्थान पर एक पेंसिल रख दूं, मान चलो ये पेंसिल या छड़ है, बताओ छड़ ठीक है कि पेंसिल? चाहे कुछ बना दो पेंसिल। अच्छा, मान के चलो ये पेंसिल है जो कि यहाँ तक है, यहाँ से अब इस पर प्रकाश की किरणें जो यहाँ से पड़ेंगी, यहाँ से यहाँ की ओर जा रही है, ठीक है। जाने के बाद होता क्या है, अविलंब की ओर यहाँ की ओर मुड़ जाती है, लेकिन पेंसिल आपको यहाँ की ओर प्रतीत होगी, है ना। कहाँ, कहीं यहाँ पर इस टाइप से, इसका जो नुकीला सिरा जो है वो इस टाइप से बन रहा होगा, समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपको दिखेगा नहीं, ये डॉट डॉट कर देते हैं, इस टाइप से पेंसिल जो है वो आपको कैसी तिरछी प्रतीत होती है, समझ में आ गई बात। बस ये कारण है, ये दोनों कारण आप लोग लिख ही चुके थे। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, मतलब कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त से, मतलब सूर्य उदय से कुछ पहले और सूर्य अस्त के कुछ बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ में आएगा। अगला पॉइंट डाल दीजिए, सूर्य उदय, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त, सॉरी आधा सेंटेंस करना, सूर्य उदय से कुछ समय पहले सूर्य उदय के कुछ समय पहले तथा सूर्य अस्त के कुछ समय बाद तक, सूर्य अस्त के कुछ समय बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता है। इसके कारण दिखाई देता है, बस इतना ही। क्या पॉइंट हुए? 3, बस पर आता है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप लिख ही लेंगे। अगली है देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। आप लोगों ने सुना होगा मरीचिका, सुना है? मरीचिका सब सुना है? अच्छा, बेसिक सेंस करके बताओ, मरीचिका क्या हो सकता है? बीमारी। और बताओ, मरीचिका बीमारी हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है? रीछ होता है। अच्छा, लिख देते हैं पहला पॉइंट, रेगिस्तान का जानवर में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका। अब बताओ, ये रेगिस्तान का क्या है? मरुस्थल। ना तो ये रेगिस्तान का मरुस्थल है, ना ये जानवर है, और ना ही ये बीमारी है। ये है क्या? अच्छा, आप लोगों ने पहले, हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आप लोगों ने देखा हो।
अच्छा, हाईवे पर कभी गए? तुमने कभी देखा होगा, अगर दोपहर के वक्त गए हो तो ऐसा लगता है कि दूर जाके पानी भरा हुआ है। ऐसा देखा नहीं देखा? यस सर। कि दूर, जब दूर और वहां पहुंचते हो तो वहां पानी नहीं है, है ना? वहां जाते हैं तो वहां पानी नहीं है। बस यही होता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ये बड़े क्षेत्रफल में दिखता है। तो बड़े क्षेत्रफल में दिखने का तात्पर्य क्या है? अभी तो आपको लग रहा है वहां हल्का सा पानी है, जब ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में होता तो पेड़ जो है वो उल्टे नजर आते हैं। वो उल्टे पेड़ किस में दिखते हैं? पानी में। तो पानी के होने का भ्रम हो जाता है। रेगिस्तान में पानी के होने का भ्रम हो जाता है, और इस भ्रम को रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। ये भी साइंस से होता है। हाँ, ये भी साइंस से होता है। देखो इसमें, अच्छा अब इसमें रेगिस्तान में मरीचिका के होने का कारण क्या है वो आप देखें। पेड़ उल्टे जो दिखते हैं वो क्यों? तो सबसे पहली बात, हाँ, और ये घटना काय की है? ये एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। काय का है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो देखते हैं, एक पेड़ लगा लेते हैं यहाँ पर खजूर का। खजूर का पेड़ देखा तो हाईवे पे लगा दिए गए हैं। थोड़ा छोटा सा बनाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है। आ जाओ, तुम आ जाओ। ये पेड़ है खजूर का। काय का पेड़ है? खजूर। यहाँ पर है कोई व्यक्ति। अब व्यक्ति तो बना नहीं रहे, व्यक्ति का केवल नेत्र बना देते। ठीक है, तो ये इलाका कहाँ का है? रेगिस्तान का। रेगिस्तान में जैसी धूप पड़ेगी तो क्या होगा? वो रेत जो है वो तीव्र तेजी से गर्म होगा। वो जब तीव्र तेजी से गर्म होगा तो वहां के पास की वायु क्या हो जाएगी? विरल। बात समझ आ रही? पास की वायु क्या हो जाएगी? विरल। तो पास की वायु जो है यहाँ की वो होगी आपकी क्या? विरल। और ऊपर साइड की वायु क्या होती जाएगी? सघन। समझ में आई बात? दो माध्यम बन रहे हैं। माध्यम का दो नहीं, बहुत सारे बन रहे होंगे। जैसे ऊपर जो है वो होती जाएगी कैसी? ऊपर साइड जो है वो सघन होती जाएगी, और नीचे साइड क्या होती जाएगी? विरल। अब होता क्या कि प्रकाश की किरण आ रही होती है कहां से? खजूर आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो पड़ा खजूर पर, खजूर से परावर्तित होकर पड़ रहा आपके नेत्र पर। तो ये दिखता कैसे है? माने चलो यहाँ से प्रकाश की किरण को हम सपोज करके ऐसा मान लेते हैं, इधर गिरेगी और ऐसी पहुंचती है। अब आप कह रहे हो सर ऐसी कैसे पहुंच जाती है? चक्कर लगा के। तो ये चक्कर लगा के ही पहुंचती है। क्यों? मान के चलो यहाँ पर है, ये अब ने अभिलंब खींच लिया, यहाँ पर खींचा अभिलंब। इधर क्या है? सघन माध्यम। इधर क्या है? विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी इधर। समझ में आ रही बात? फिर इधर इससे और दूर हटेगी, फिर इधर और दूर हटती जाएगी, फिर इधर और दूर हटती जाएगी, इधर फिर और दूर हटती जाएगी, और ऐसे अब इधर फिर से सघन में पहुंचने लगे हैं तो अभिलंब से कम दूर हटेगी, और ये वक्र बन जाता है। क्या बन जाता है? वक्र। अब ये, अब देखना, देख तो वृक्ष यहाँ है, लेकिन इसे प्रतीत होता है इधर।
समझ में आ रही है बात। और पेड़ दिख रहा होता है कैसा, उल्टा। और जब पेड़ उल्टे दिख रहे होते हैं तो वो समझता है क्या, व्यक्ति समझता है वहां पर भरा हुआ क्या, पानी। तो रेगिस्तान में पानी के होने का हो जाता है क्या, भ्रम। और इस भ्रम को कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका या रेगिस्तान में मरीचिका। अब दूसरी सिचुएशन होती है ठंडे प्रदेशों में की मरीचिका। और इस ठंडे प्रदेशों का मतलब है समुद्र के तटीय क्षेत्रों की मरीचिका। भारत का तटीय राज्य जानते हो, तटीय राज्य किसे कहते, तट माने क्या होता है बताओ, किनारा होता है किसका, तालाब वाला का किनारे को तट कहते हैं। तो भारत के तटीय राज्य मतलब जो समुद्र से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात। तो वहां पर तो समुद्र में होता क्या, पानी भरा होता है, वहां पर जस्ट अपोजिट होता है, दोनों एक ही सेंस में निपट लेते हैं, है ना। माने चलो ये है क्या है, समुद्र, इसमें भरा हुआ है क्या, पानी। यहाँ पर इसमें बेटा सुन लो ना ध्यान से, इसमें ये है नाव। अब होगा क्या, पानी के कारण पास की वायु क्या होगी बताओ, यहाँ की वायु, यहाँ की वायु होगी कैसी, सघन। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु होती जाएगी कैसी, विरल। समझ में आ रही बात। कोई व्यक्ति है वो यहाँ है समुद्र तट के किनारे, तो ये हमने क्या बना दिया, व्यक्ति की आंख यानी कि नेत्र। ठीक है, ये क्या है, ये नेत्र, ये आईब्रो। समझ में आ रही बात। तो होता क्या है देखो, इससे प्रकाश की किरण और नीचे बंद था, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हैं, कौन खड़े हैं, रिंकू खड़े हैं। रिंकू को जानते हो, ठीक है सुनो ध्यान से। तो अब बताओ क्या हो रहा होगा, ये हम खींच लेते हैं क्या, अभिलंब। अब ये कौन सा है, सघन माध्यम। इधर साइड क्या होगा, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ऐसे ऐसे ये यहाँ से फिर इधर की ओर हटेगी, इधर से फिर इधर की ओर हटेगी, इधर से फिर इधर की ओर हटेगी, और ऐसे ऐसे कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर। तो यहाँ से जब ये देख रहा होगा ऐसे, है ना, किसे देख रहा होगा, नाव। तो नाव ऐसे उधर इस टाइप से दिख रही होगी। समझ में आ गया, उल्टी। तो इसे कह देते हैं हम ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। बात समझ में आ गई। जो नहीं है उसके होने का जो भ्रम हो जाता है उसे हम कहते हैं क्या, ऐसा लगता है कि ये जमीन है, नहीं ऊपर पानी से नजर आएगा आपको, नाव जो है उल्टी नजर आ रही होगी ऊपर आसमान में, जैसे पानी डूब। हाँ समझ में आए। तो जब ऐसा होता है तो ये हो जाती है ठंडे प्रदेशों की मरीचिका और ये हो जाती है रेगिस्तान। बात समझिए, पानी है नहीं पर होने का भ्रम। क्लियर। एक और घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। आप लोगों ने देखा होगा कि बस में कभी कांच का जो शीशा है वो चटका होता है तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है नहीं होता है। वो हमेशा चमकता हुआ होता है कि कभी कभार चमकता हुआ नजर आता है, कभी कभार नहीं आता है, कभी कभी होता है। कारण ये होता है कि हम उसको इस टाइप से ऑब्जर्व करते हैं और जब उसका एंगल पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर होता है तो वो चमकता हुआ नजर आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब
कि जब हमने देखा था अभी पीछे पढ़ रहे थे, जब प्रकाश की किरणों को आपतन कोण से क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही अधिक बढ़ाते हैं तो संपूर्ण प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौटा। तो उसमें होता क्या, जो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा होगा उससे परावर्तित होकर वापस आपके नेत्र पर आ रहा है पूरा का पूरा, तो वो चमकती हुई नजर आती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कभी कभार कांच का अगर तुमने कोई गिलास टाइप से देखा हो, उसमें बबल्स बन जाते हैं, मतलब अंदर वायु कहीं से रह जाती है थोड़ी बहुत, तो वो क्या बन जाते हैं? बबल्स। वो बबल्स भी आपको चमकती हुई नजर आते हैं। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बात समझ में आ गई? इतनी सारे लिख लेने हैं। तो पहला पॉइंट डालकर लिखूं, है ना? लिखो रेगिस्तान की मरीचिका। मैं ना लिखूं, मैं का सेंस अच्छा नहीं लग रहा। रेगिस्तान की मरीचिका लिखना। का काम है बड़ी की मात्रा। रेगिस्तान की मरीचिका लिखो। इसमें थोड़ा सा लिख लें। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में रेत के स्थान पर, काय के स्थान पर? रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम हो जाता है। जल होने का भ्रम हो जाता है, जिसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। जिसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। सेकंड पॉइंट डालकर लिखो। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या ऊर्ध्व मरीचिका। या ऊर्ध्व मरीचिका। अगला पॉइंट डाल लिखो। कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना। क्या पॉइंट हो गए? 3। अगला पॉइंट वाला क्यों? हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। हीरा देखा आप लोगों ने? चमकता है कि नहीं चमकता है? देखो, 2 क्वालिटियां हीरे का चमकना। तो हीरे का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो, हीरे में होता ये है कि एक तो उसमें क्वालिटी होती है, बकाया क्वालिटी होती नहीं है। वो मानव की तरह है। जिस टाइप से मानव है उसी टाइप से हीरा भी है। मानव और हीरे की लगभग अगर फिजियोथेरेपी देखें तो सिनोनिम्स से है। तुमने देखा होगा बहुत सारे मानव हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, बेचारे रोड पर डले डले खत्म हो जाते हैं।
देखे ना, देखे ऐसे लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका सेकंड करोड़ों का होता है, देखा ना, देखा। तो मेजर चीज अंतर दिक्कत ये है कि आखिर एक व्यक्ति की कोई कुछ वैल्यू भी नहीं है, एक की बहुत ज्यादा वैल्यू है। वैल्यू डिफाइंड हो क्या से रही, तो वैल्यू डिफाइंड हो रही है हीरे की तरह। एक क्वालिटी जरूर होती है, वो होता है हीरे का अपवर्तनांक। क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि बहुत अधिक है। कितना होता है? 2.4। तो हीरे वैसे भी सुना होगा कोयले की खानों में पाया जाता है। जब वो कोयले की खानों में पाया जाता है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं। फिर उसे ले आया जाता है कहाँ पर? घिसाई केंद्र पर। फिर उसकी घिसाई होती है। तो घिसाई का मतलब होता है उसको इस टाइप से घिसा जाता है कि उसके प्रत्येक पृष्ठ पर 24.2 अंश का लगभग कोण बने। यहाँ पर 4 का बनाते हैं, 24.4 अंश का कोण बने। कितने का बने? 24.4। जिस प्रत्येक पृष्ठ को इस टाइप से घिसा जाएगा कि पृष्ठ जो है वो कितने पर बने? 24.4। और ये कैसे बनता है? उसकी होती है घिसाई। क्या होती है? घिसाई। जब वो घिसकर तैयार हो जाता है, प्रत्येक एंगल 24.4 डिग्री सेल्सियस पर 24.4 अंश पर हो जाता है, तो होता ये कि जो भी सूर्य से आने वाला प्रकाश उस पर पड़ेगा, उस संपूर्ण प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के कारण वो फिर क्या होता है? फिर बाद में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो आपको चमकता हुआ नजर आता है। अब ये चमकता हुआ क्यों नजर आ रहा? क्योंकि उसकी बहुत अच्छी तरह से घिसाई हुई है। ठीक है। मानव की भी कीमत बनती है। कब बनती है? जब वो बहुत अच्छी लंबे समय तक तराशा जाए, उसने अपने आप को बहुत काबिल, बहुत समय, बहुत अपने आप को घिसा होगा। घिसा होने का मतलब ये मत समझना कि दीवार से जाके घिसे। समझ में आ रही बात? बहुत तराशा हो, बहुत मेहनत की हो, इसके बाद वो एक योग्य पर्सन बनता है, तब उसकी वैल्यू होती है। और जिसने नहीं घिसा है ना, वो आपको रोड पर डले हुए एक आध दो परिणाम मिलते ही आते हैं, शहरों में नहीं मिलते हैं। बात समझ में आ रही? अब क्यों? एक क्वालिटी उसके अंदर होती है कि उसका अपवर्तनांक होता है 2.42 और 24.4 अंश के उसके पृष्ठ पर उसे घिस लिया जाता है, जिससे कि प्रकाश, अब इससे ये घिसाई के कारण उसका जो है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो संपूर्ण पड़ने के बाद एक दूसरे पृष्ठ से फिर अपवर्तित हो जाता है, तीसरे पृष्ठ से फिर अपवर्तित, और वो संपूर्ण प्रकाश को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। इसलिए हल्की भी रोशनी आ रही हो तो वो प्रकाश को अपनी जगह एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इसके बाद उसे उत्सर्जित करता है, वो चमकता हुआ नजर आता है। बात समझ में आ गई? लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, बस खाली एक कारण पता है कि जो हीरा जो चमकता है वो किसके कारण से? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। एक और अंतिम हेडिंग है आपके लेसन की, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु लिख लिया। ऑप्टिकल फाइबर। तंतु का मतलब फाइबर है। प्रकाशिक तंतु। सुनो ध्यान से, क्या है ये? कोई एक व्यवस्था नहीं है पूरी, मतलब कि कोई एक घटना नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु एक इस प्रकार का प्रकाशक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश को बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश के रूप में ही भेजा जा सकता है। मतलब समझ में आई बात? प्रकाशिक तंतु वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश को, है ना, किसको? प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है। वो भी कैसे? बहुत तीव्र गति से। और वो भी कैसे?
प्रकाश के ही रूप में चेंजमेंट नहीं करना होता, बस इतनी सी बात। लिख पाएंगे? तो पहले सुना दूं। अच्छा तुम लोग सुनाओ, जब तक हम इसका चित्र बना देते हैं। एक बार और बोल दीजिए। याद नहीं भाई? प्रकाशिक तंतु वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश को, किसको? प्रकाश को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता। समझ में आ गई बात? सुनाओ। प्रकाश हुआ है जिसके द्वारा प्रकाश तीव्र गति से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले देखो करते क्या है। लिख लो। अच्छा तो भूल जाओगे, लिखो। अच्छा बोले, लिखो। प्रकाशिक तंतु वह युक्ति है जिसमें प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के तीव्र गति से प्रेक्षित या भेजा जा सकता है। हो गया? भेजा जा सकता है। बकाया बात है, बाद में लिख लेंगे। सुन ध्यान से। इस नली को हम कह देते हैं ये है क्रोड। ये क्या है? क्रोड है। और इस क्रोड का जो पदार्थ से बनी होती है उसका अपवर्तनांक होता है 1.7। कितना होता है? 1.7। दूसरी नली भी एक पदार्थ से बनी होती है और जिस पदार्थ से बनी होती है उसका अपवर्तनांक होता है ये जो होता है इसे हम कहते हैं अधिपट्टन। इंग्लिश में कहते हैं क्लेडिंग। और ये क्रोड बात एक ही है। बात समझ आ रही? ये एक नली है और ये एक ही नली है, उसकी अलग अलग परतें हैं। बेटा बहुत परेशान हूँ। बात समझ में आ रही? ये अंदर वाली नली है, इसके ऊपर रबड़िंग की गई है, फिर ये दूसरी नली है। तो इस जो अंदर वाली नली है इसे हम कहते हैं क्या? क्रोड। और इस वाली नली को कहते हैं अधिपट्टन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लेडिंग। ये जो है ये रबड़ है। रबड़ है क्यों? क्योंकि इससे जो है ये आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान। ठीक है। और इसमें जो ये अधिपट्टन है, ये जो बना होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.5। इससे जो बीच की नली होती है इतनी ही पाइप, बाकी पूरे इसे कवर कर लेना ये दोनों चीजें। मतलब आप समझो
इसका मतलब एक इसके अंदर वो जो पाइप डाला हुआ होता है रबड़िंग वाला, वो हो गई ये वाली। उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी है वो हो गया ये अधिपट्टन, और जो बाहरी वाला जो कवर है वो हो गया आपका क्या, ये रबड़। समझ में आ रही हो इस टाइप से। अब आप महसूस कर रहे होगे तो अब समझ में आ रहा होगा ना, इस पाइप जो है इस टाइप से, बल्कि ये चढ़ा तो इधर भी होगा लेकिन ये दिखाया जा रहा है इस टाइप से। अब हाँ, अब देखो बेटा, इस पर होता क्या, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यह इसके आंतरिक पृष्ठों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण आगे बढ़ती है और बिना ऊर्जा हास की तीव्र गति से बाहर निकलती है। तो ये कौन सी किरण होगी, निर्गत सिग्नल कह देते इसे, प्रकाश जो है सिग्नल के रूप में। और जी यहाँ पर कह देते हैं आपतित सिग्नल या प्रकाश। समझ में आ रही है, बस ये व्यवस्था है। और इस नली की जो मोटाई होती है वो होती है कितनी, 10⁻⁻⁴ मीटर। अब सोच रहे हो ना कि कितनी मोटी होती होगी, 10⁻⁻⁴ मीटर। क्लियर, बहुत मोटी होती होगी या बहुत पतली, बहुत पतली, क्योंकि घातें कैसी हैं, माइनस। 1000 में 3 बिंदी होती है, ये 10,000 है, तो 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा हो गया। बस इतनी सी बात है। तो परिभाषा लिखी ली थी आपने बनाने से, हो गया बेटा। अब ये आगे लिखो इसमें, अब ये जो बनाया है उसके बारे में लिखो। लिखो प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग, प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग उच्च गुणवत्ता के कांच, उच्च गुणवत्ता के कांच का बना लगभग 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर मोटाई का लंबा पाइप होता है। 10⁻⁴ मीटर लंबा पाइप होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। अपवर्तनांक 1.7 होता है, जिसे क्रोड कहते हैं, जिसे क्रोड कहते हैं। इसके चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक वाले, चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पतली परत होती है, पतली परत होती है, जिसे अधिपट्टन कहते हैं, जिसे अधिपट्टन कहते हैं। अधिपट्टन कहते हैं। सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर प्लास्टिक का एक आवरण होता है,
क्या लिखा? प्लास्टिक का एक आवरण होता है, आवरण होता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं का समूह प्रकाश नली कहलाता है। प्रकाशिक तंतुओं का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश नली कहलाता है। सर पर इसमें तो अपने रबड़ की लगाई है। का मतलब रबड़ और प्लास्टिक में अंतर होता है? अंदर ही नहीं होता। कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। इसके बाद हेडिंग बनाओ उपयोग। उपयोग प्रकाशिक तंतु का प्रयोग, उपयोग हेडिंग बनाओ, उसमें लिखो। सर एक सेकंड। बोले प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग दूर संचार में, प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग दूर संचार में, वैद्युत सिग्नलों को प्रकाश संकेतों में परिवर्तित करके भेजा जाता है। इसका परिवर्तित करके भेजा जाता है। नहीं लिख पाए? अगला पॉइंट डालकर मतलब उसी में लिखना चाहिए। इसका एक अन्य उपयोग चिकित्सीय उपकरणों, अंतःदर्शी में किया जाता है। चिकित्सीय उपकरणों अंतःदर्शी, आप लोगों ने सुना है अंतःदर्शी? एंडोस्कोपी सुना है? नहीं सुना है? एंडोस्कोपी कहाँ से? इसका अन्य उपयोग चिकित्सीय उपकरणों अंतःदर्शी में किया जाता है। अंतःदर्शी मतलब एंडोस्कोपी। कभी किसी का बहुत लंबे समय से पेट ठीक ना चल रहा हो तो कहते हैं एंडोस्कोपी करवा लो। देखो इसमें अच्छा तो इसे जो है लिख लो, समझ में आ जाएगा एंडोस्कोपी क्या होता है। देखो इसमें प्रकाश पाइप को मनुष्य के पेट में डालकर उसमें प्रकाश भेजकर मानव शरीर के अंदर देखकर उसके आमाशय, आंत
आदि का परीक्षण किया जा सकता है? परीक्षण किया जा सकता है। अंदर देखकर आंत आदि का परीक्षण किया जा सकता है। हो गया? अगले हेडिंग आपने कहा था सर ये लास्ट है। तो लास्ट ही टाइम पूरा हो गया। लिखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो फिर बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। बकाया क्लास नेक्स्ट अच्छी थी, क्लास अच्छी थी, बहुत अच्छे से समझ। अच्छा।